ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ASI ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚੇ NR ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚੇ NR ਆਪਣੇ ASI ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ NR ਕਲਾਸਿਸ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ MCQ ਦੀ ਡੇਲੀ ਕਲਾਸ ਲਿਆ ਕਰੂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ MCQ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੀਡ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸੀਡ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀ 10 ਯੂਨਿਟ ਹੈਗੀਆਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀਆਂ, ਉਹ 10 ਦੀ 10 ਯੂਨਿਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ MCQ ਡਿਸਕਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ MCQ ਸਟਾਰਟ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਹੈ ਡਿਜੀਜ਼ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦਾ ਕੋजेज ਆਫ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਬੰਗਾਲ ਫੇਮਾਈਨ ਵਾਜ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਡਿਜੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਡਿਜੀਜ਼ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਪਲਾਂਟ ਡਿਜੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਸਰਵਾਈਵਲ ਇਫੈਕਟ ਕੀਤਾ 1845 ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਉਸ ਡਿਜੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਲੇਟ ਬਲਾਈਟ ਆਫ ਪੋਟੈਟੋ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਆਇਰਿਸ ਫੇਮਾਈਨ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਲਾਂਟ ਡਿਜੀਜ਼ ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਊਨ ਲੀਫ ਸਪੋਟ। ਇਸ ਬ੍ਰਾਊਨ ਲੀਫ ਸਪੋਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ 1943 ਦੇ ਅੰਦਰ 1943 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆਇਆ ਬੱਚੇ, बंगाल फेमाइन आया। ठीक है जी, तो बंगाल फेमाइन। ठीक है जी, अब थोड़े तो क्वेश्चन पूछे भी ग्रेट बंगाल फेमाइन बाद, तो पहली गल तो बंगाल फेमाइन आया कदों, तो 1943 दे अंदर आया। ठीक है बच्चे, किस डिजीज की वजह करके आया, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस। ठीक है जी, कई बार इसको बोलते पूरा ना है ब्राउन लीफ स्पॉट, तो ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस। ठीक है जी, तो जो ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस है ਇਹਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਜਲ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੋਜਲ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਹੈਲਮੈਂਥੋਸਪੋਰੀਅਮ, ਹੈਲਮੈਂਥੋਸਪੋਰੀਅਮ ਔਰਾਈਜੀ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਮੈਂਥੋਸਪੋਰੀਅਮ ਔਰਾਈਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਪਰਫੈਕਟ ਸਟੇਜ ਆਫ BLB ਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਇੰਪਰਫੈਕਟ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ड्रेचेसलेरा ओराइजी। तो कई बार ड्रेचेसलेरा ओराइजी भी ऑप्शन से आ सकता है, कोजल ऑर्गेनिज्म पूछा जाता है, और या हेलमेंथोस्पोरियम। हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी इज द इम्परफेक्ट स्टेज ऑफ ब्राउन लीफ स्पॉट। ठीक है बच्चे, सेकंड जेड़ा हैगा ड्रेचेसलेरा ओराइजी इज द परफेक्ट स्टेज ऑफ ब्राउन लीफ स्पॉट। उसके बाद होर भी डिजीज आई जिवें ब्लास्ट ऑफ राइस है। अब आप ब्लास्ट ऑफ राइस का वजह करके रिप्लाई कर दो बच्चे, कोजल ऑर्गेनिज्म लिख के भेज दो। तो ब्लास्ट ऑफ राइस जेड़ा हैगा पायरिकुलेरिया, पायरिकुलेरिया ओराइजी की वजह करके होंदा। ठीक है जी, फिर ब्राउन हो गया रस्ट ऑफ व्हीट पक्सीनिया स्पीसीज, क्योंकि रस्ट जेड़ा हैगा 3 टाइप का होंदा, तो पक्सीनिया स्पीसीज। करनाल बंट ऑफ व्हीट निवोसिया इंडिका, निवोसिया इंडिका की वजह करके होंदा। क्लीयर है इत्थों तक बच्चे? तो पहला क्वेश्चन क्लीयर होया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, वायरस फ्री क्लोन फ्रॉम ए वायरस इन इन्फेक्टेड प्लांट कैन बी ऑब्टेन बाय। वो कहता भी एक प्लांट है जिसके अंदर वायरस की प्रॉब्लम आ गई है और सानू वायरस फ्री प्लांटिंग मटीरियल चाहिए। सब तो पहला देखो बच्चे, जो वायरस डिजीज होंदी है वो ट्रांसफर होंदी है, यानी एक प्लांट तो दूसरे प्लांट से ट्रांसफर होंगी है। और वायरस डिजीज 2 तरीके नाल ट्रांसफर होंदी है। पहला जेड़ा वायरस डिजीज जो ट्रांसफर होगी वो या तो इंसैक्ट तो ट्रांसफर होगी। मोस्ट कॉमनली वायरस डिजीज ट्रांसफर बाय इंसैक्ट हैगा, लेकिन सम वायरस डिजीज ट्रांसफर बाय वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट हैगा। तो अगर वेजिटेटिव पार्ट के अंदर वायरस है तो नेक्स्ट जनरेशन से भी वायरस जाऊगा। उन्हें क्या भी वायरस फ्री प्लांटिंग मटीरियल किस तो बनूगा। तो देखो बच्चे, वायरस फ्री प्लांटिंग मटीरियल जेड़ा टिश्यू कल्चर तो डेवलप होंदा। टिश्यू कल्चर के अंदर की किया जाता है, जो वायरस फ्री प्लांट है या प्लांट जिवें कहते वायरस अफेक्टेड प्लांट हैगा। अब प्लांट के अंदर जिन्ना मर्जी वायरस आ जाए, मेरी स्टेम टिश्यू च वायरस नहीं आऊगा। जो मेरी स्टेम टिश्यू च वायरस नहीं है तो असी अगर एक्स प्लांट नूं ए जे मेरी स्टेम टिश्यू यूज करांगे तो जो प्रोजनी प्लांट है उसके अंदर वायरस नहीं आऊगा। क्यों? क्योंकि जो मेरी स्टेम टिश्यू कल्चर है वो टिश्यू कल्चर का पार्ट है
ਉਹ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਏਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ? ਏਸੈਕਸ਼ੂਅਲ। ਔਰ ਏਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ट्रू टू टाइप प्रोजनी प्रोड्यूस होती है। ट्रू टू टाइप का मतलब कि जिदा दा पेरेंट्स उदा दी प्रोजनी होगी। अगर पेरेंट्स थोड़ा वायरस फ्री है तो प्रोजनी भी वायरस फ्री होगी। और असी की करे भी प्लांट दे पूरे प्लांट दे अंदर अगर वायरस आ जाए भले, लेकिन जो मेरिस्टेम टिश्यू है ਉਹਦੇ अंदर वायरस नहीं आउंदा। ਜਦੋਂ मेरिस्टेम टिश्यू च वायरस नहीं है तो मेरिस्टेम टिश्यू की है साडा वायरस फ्री हैगा। ਜਦੋਂ मेरिस्टेम टिश्यू वायरस फ्री है तो उस तो जो प्लांट प्रोड्यूस होगा वो भी की होगा, यानी जी प्रोजनी प्रोड्यूस होगी इस तो वो भी की होगी, वायरस फ्री होगी। प्रोजनी की होगी वायरस फ्री होगी, क्योंकि मेरिस्टेम टिश्यू च वायरस नहीं आता। तो असं मेरिस्टेम टिश्यू तो की बना लिया, एक प्लांट डेवलप किया जो कि वायरस फ्री होगा। तो इतने देखो की ऑप्शन है, कहते कोटिलेडोन, अपने एक्जेनिक कल्चर, स्टेम कल्चर और मेरिस्टेम। तो इसका मतलब की होगा, मेरिस्टेम कल्चर होगा। अब आ वायरस वाला बच्चे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो आ सकता है। वायरस का देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया सर, पोटैटो के अंदर वायरस डिजीज आती है। अगर तुसी वायरस फ्री प्लांटिंग मटीरियल डेवलप करना है, वायरस फ्री, तो अगर मेथड पूछा जाता है तो मेरिस्टेम टिश्यू कल्चर है। भी मेथड पूछा जाता है तो क्या मेरिस्टेम टिश्यू कल्चर है। अगर आई क्वेश्चन अगर पोटैटो तो आवे भी पोटैटो के अंदर वायरस फ्री प्रोड्यूस करना है, कि अंदर पोटैटो क्रॉप के अंदर, तो फिर उत्थे सीड प्लॉट टेक्निक्स है। पोटैटो के अंदर सीड प्लॉट टेक्निक्स यूज किया जाता है वायरस फ्री प्लांटिंग मटीरियल बनाने वास्ते। लेकिन आ एक एग्जाम च क्वेश्चन आया भी सीड प्लॉट टेक्निक्स का ऑब्जेक्टिव दसो की है। तो सीड प्लॉट टेक्निक्स का जो ऑब्जेक्टिव है बच्चे वो हैगा वायरस फ्री प्लांटिंग मटीरियल। लेकिन ऑप्शन से वायरस फ्री या डिजीज फ्री ऑप्शन नहीं आया। पोटैटो वायरस जो आप कहने भी वायरस डिजीज ट्रांसफर होता है, तो पोटैटो वायरस जो है एफिड तो ट्रांसफर होता है। तो उत्थे ऑप्शन आया सी एफिड फ्री। तो थोड़े तो अगर सीड प्लॉट टेक्निक्स दे अगर ऑब्जेक्टिव पूछे जाते तो पहला ऑब्जेक्टिव की वायरस फ्री प्लांटिंग मटीरियल। अगर वायरस फ्री ऑप्शन से नहीं आ रहा तो फिर एफिड फ्री प्लॉट। तो एफिड फ्री अगर प्लॉट है तो भी पोटैटो के अंदर वायरस फ्री प्लांटिंग मटीरियल डेवलप होगा। तो सेकंड क्वेश्चन क्लियर होया बच्चे? हाँ जी, गुड। उसके बाद नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ प्लांट हार्मोन्स इज यूज एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ लो टेम्परेचर, मतलब प्री चिलिंग। तो देखो बच्चे क्वेश्चन कितों पुट होया, सीड डोरमेंसी तो क्वेश्चन पुट होया। सीड डोरमेंसी डिफरेंट टाइप की सीड डोरमेंसी होती है। वो कहता वट इज द डोरमेंसी, वो कहता सीड डिले इन जर्मीनेशन। अगर सीड डिले इन जर्मीनेशन है तो डोरमेंसी कहते। ठीक है बच्चे, सीड डोरमेंसी अगर है तो उन्होंने सानू ओवरकम करना पऊगा, मतलब सीड डोरमेंसी नू ब्रेक करना पऊगा। तो कहता भी आ जिहड़ा सीड डोरमेंसी की दे थ्रू ओवरकम होगा। तो सीड डोरमेंसी नू ओवर करने दे डिफरेंट मेथड्स है। वो कहता भी सीड डोरमेंसी किस तो ओवरकम होगा, तो पहला जिहड़ा सीड डोरमेंसी ओवरकम होगा वो होगा स्केरिफिकेशन तो। स्केरिफिकेशन, स्केरिफिकेशन का मतलब होता सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड सीड कोड। और दूजा है स्टार्टिफिकेशन। स्टार्टिफिकेशन के अंदर लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दिता जाता है, इसलिए इनू स्टार्टिफिकेशन प्री चिलिंग या मोस्ट ट्रीटमेंट भी कहते। वो कहता भी स्टार्टिफिकेशन या प्री चिलिंग नहीं करना, इसका अल्टरनेट की है। तो सीड डोरमेंसी ओवरकम करने के लिए जो हार्मोन यूज होता है जिब्रेलिन होता है। तो कहता भी सब्स्टिट्यूट ऑफ प्री चिलिंग, तो प्री चिलिंग का सब्स्टिट्यूट कौन है बच्चे? GA3। GA3 यानी जिब्रेलिन। आ जिहड़ा GA3 है आ सीड डोरमेंसी ओवरकम करता, मतलब जर्मीनेशन नू प्रमोट करता है। हाँ जी पवन, गुड। अर्शदीप, बबलू, पवन, ठीक है बच्चे, गुड। उसके बाद नेक्स्ट है हॉट वाटर सीड ट्रीटमेंट फॉर मैनेजमेंट ऑफ बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस। BLB डिजीज का कंट्रोल पूछेगा। जो राइस के अंदर जो BLB डिजीज है वो जेंथोमोनास ओराइजी तो होंदा। की कोजल ऑर्गेनिज्म है बच्चे? जेंथोमोनास ओराइजी ਇਹਦਾ ਕੋਜਲ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ। और ਇਹਦੇ अगर BLB ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ पूछे जाते तो ਇਹਦੇ क्रेसक ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਉਂਦੇ ਇਹਦੇ अंदर। कई बार क्वेश्चन आ जाता भी क्रेसक सिम्पटम्स अपीयर इन, तो क्रेसक सिम्पटम्स या बैक्टीरियल ओज बनते हैं। तो आता हो गए दे सिम्पटम्स बच्चे, तो डिजीज का पता चल गई केड़ी है। जेंथोमोनास ओराइजी तो कोज होगा, क्रेसक सिम्पटम्स अपीयर होंगे या बैक्टीरियल ओज बन गए। वो कहता है कंट्रोल दसो।
वैसे ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਹੌਟ ਵਾਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ 52 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਅਗਰ ਨਾਰਮਲ ਸੀਡ ਬੋਰਨ ਹੌਟ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਸੀਡ ਬੋਰਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਅਗਰ ਸੀਡ ਬੋਰਨ ਲਈ ਹੌਟ ਵਾਟਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 52 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਫॉर 10 ਮਿੰਟਸ ਹੋਊਗਾ लेकिन हॉट वाटर ट्रीटमेंट के अंदर कंसेप्ट की लगता है भी अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ड्यूरेशन डिक्रीज होगा मतलब अगर आप टेम्परेचर 53 तो इंक्रीज करांगे तो ड्यूरेशन घटूगा तो यदा मतलब इतने तक 53 है ड्यूरेशन 30 मिनट आ भी नहीं हो सकता आ भी नहीं होगा आ भी नहीं होगा फिर केड़ा बच गया बच्चे हाँ मैं थोनू मेरा अगर तुम यूट्यूब ते एक वीडियो देखा तो उत्थे मैं थोनू पेपर करने का तरीका दस्या सी मैं क्या भी अगर थोनू क्वेश्चंस नहीं आंदा तो उसनू रिजेक्ट करके क्वेश्चन करना जिवें सपोज करो इत्थे सानू जस्टिफाई नहीं हो रहा तो कंसेप्ट की कहता है भी हॉट वाटर ट्रीटमेंट जिहड़ा हैगा कितना हैगा 52 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 मिनट्स है और मैं क्या भी हॉट वाटर च कंसेप्ट की लगूगा अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ड्यूरेशन ऑफ सीड ट्रीटमेंट डिक्रीज होगा मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो 10 मिनट वाला घटूगा ठीक है अगर टेम्परेचर घटाओगे तो ड्यूरेशन बढ़ूगा अब इतने देखो बाकी ऑप्शन देखो बच्चे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है नाल नाल ड्यूरेशंस भी इंक्रीज हो रहा है मतलब 3 ऑप्शंस उस कंसेप्ट के अंदर नहीं आ रहे फिर उसके बाद लास्ट ऑप्शन जो देखो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है ड्यूरेशंस इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब केड़ा आंसर होगा बच्चे क्लियर होया उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो प्री चिलिंग इज जनरली यूज्ड टू ओवरकम केमिकल डोरमेंसी इन सीड वो कहता भी प्री चिलिंग जो आप पीछे गल की ना स्टार्टिफिकेशन या प्री चिलिंग वो कहता भी प्री चिलिंग एक सीड डोरमेंसी ओवरकम करने का मेथड है तो कहता भी अगर प्री चिलिंग है प्री चिलिंग का मतलब है भी सीड सोक्ड इन या सीड ट्रीटेड विद लो टेम्परेचर बिफोर सोविंग तो पहला अगर तुसी टेम्परेचर दा लो टेम्परेचर दा ट्रीटमेंट दे रहे हो तो की कहते बच्चे प्री चिलिंग कहते क्लियर वो कहता भी प्री चिलिंग एक सीड डोरमेंसी ओवर करने का तरीका है या मेथड्स है ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ टेम्परेचर दसो तो कितना होता बच्चे 0 डिग्री तो 8 डिग्री सेल्सियस होता है लेकिन अगर थोड़े तो स्टार्टिफिकेशन टेम्परेचर पूछा जाता है स्टार्टिफिकेशन टेम्परेचर तो स्टार्टिफिकेशन टेम्परेचर जो बच्चे वो होंगे 5 to 10 डिग्री सेल्सियस ठीक है जी तो क्लीयर होया उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फोटोमोर्फोजेनिक रिस्पॉन्स आर मोस्ट एविडेंट इन जर्मीनेटिंग सीडलिंग फोटोमोर्फिक इफेक्ट का मतलब इतने पूछना चाह रहा है थोड़े तो वेब लेंथ ऑफ लाइट की पूछना चाह रहे हैं बच्चे वेब लेंथ ऑफ लाइट पूछना चाह रहे हैं वो कहता भी केड़ा वेब लेंथ ऑफ लाइट हैगा जो जर्मीनेटिंग सीडलिंग नू अफेक्ट करूगा तो देखो बच्चे जो लाइट है वो फोटोसिंथेसिस नू अफेक्ट करता है या जेड़ा फोटोसिंथेसिस वास्ते जो लाइट चाहिए उन्होंने पार कहते पार मतलब फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन जेड़ा फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन है वो बचेगा 700 तो सॉरी 400 तो लेके 700 नैनोमीटर कितना हैगा 400 तो 700 नैनोमीटर हैगा क्लियर आ जेड़ा 400 तो 700 नैनोमीटर जेड़ा हैगा फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन है और 680 नैनोमीटर आ नैनोमीटर का जो वेवलेंथ है मैक्सिमम की करता है अफेक्ट करता प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नु वो कहता भी मोस्ट एविडेंट फोटोमॉर्फिक इफेक्ट फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कितना हैगा इतना हैगा साडे तो की पूछे जर्मीनेटिंग सीडलिंग मतलब प्लांट नु पूछेगा तो कितना होगा प्लांट नु तो 680 नैनोमीटर होगा क्लियर अब दूजा इहदे अंदर देखो होर भी डाटा हैगा 560 जर्मीन आ जेड़ा हैगा आ फ्लावरिंग नु अफेक्ट करदा है अगर थोड़े ते क्वेश्चन है ना फोटोमॉर्फिक रिस्पांस फॉर फ्लावरिंग तो फिर 560 नैनोमीटर होता तो फ्लावरिंग ਲਈ ਹੈਗਾ बच्चे ठीक है जी आ ਕਾਦੇ ਲਈ ਹੈਗਾ फ्लावरिंग ਲਈ है और आ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ वैसे तो देखो बच्चे जो जर्मीनेशन है ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈਟ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ नहीं है लेकिन कुछ क्रॉप है जो जर्मीनेशन ਦੀ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ या जिस क्रॉप ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈਟ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸੀਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਟੋਬਲਾਸਟਿਕ ਸੀਡ तो जेडे फोटोबलास्टिक सीड होंगे जिवें टोबैको वो कहता भी टोबैको जेड़ा फोटोबलास्टिक सीड हैगा अनियन फोटोबलास्टिक सीड हैगा अमरेंथस फोटोबलास्टिक सीड हैगा लेकिन टोबैको जेड़ा पॉजिटिव फोटोबलास्टिक हैगा किदा दा हैगा बच्चे पॉजिटिव फोटोबलास्टिक है और जो अमरेंथस हैगा वो या अनियन है वो नेगेटिव फोटोबलास्टिक है तो जेड़ा अगर थोड़े तो जर्मीनेशन यानी जेडे फोटोबलास्टिक सीड हैगे उन्हां लई कितना लाइट चाहिदा हैगा
660 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਡੋਰਮੈਂਸੀ ਕੋजेज ਬਾਈ ਸੀਡ ਕੋਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੀਡ यानी जो सीड डोरमेंसी है कादी वजह करके बच्चे, हार्ड सीड कोट दी वजह करके है। ठीक है जी। इम्परमेबिलिटी ड्यू टू वाटर एंड गैसेस। वो कहता भी अगर सीड दे अंदर हार्ड सीड कोट है तो वाटर और गैसेस दी की होगा एक्सचेंज नहीं होगा, और वाटर एंड गैसेस आर रिक्वायर्ड फॉर जर्मीनेशन। अगर वाटर और गैसेस का एक्सचेंज होगा तो जर्मीनेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन इत्थे की किया गया भी हार्ड सीड कोट की वजह करके वाटर और गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो कहता भी इस हार्ड सीड कोट ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, रिमूव करना। मतलब की करना, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड सीड करना। जिवें सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड सीड कोट करोगे तो डोरमेंसी ओवरकम होगा, यानी मॉइस्चर और गैसेस का एक्सचेंज स्टार्ट होगा। जिवें स्टार्ट होगा जर्मीनेशन इंक्रीज होगा। तो सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड सीड कोट, जो बच्चे सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड सीड कोट करते तो कहते हैं ਸਕੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡੋਰਮੈਂਸੀ ਕੋजेज ਬਾਈ ਸੀਡ ਕੋਟ permeability due to water and gases can be overcome by softening of hard seed coat। ਜਿਵੇਂ softening of hard seed coat ਹੋਊਗਾ मतलब ਸਕੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਡੋਰਮੈਂਸੀ ओवरकम हो जाऊगा। क्लियर। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो बच्चे, which one of the following pathogens infect unfertilized ovary in permeate यानी बाजरा। वो कहता भी केड़ा पैथोजन है जो बाजरा दे अंदर अनफर्टिलाइज ओवेरी यानी सीड डेवलपमेंट जो हो रहा है, ग्रीन ईयर डिजीज। अब ग्रीन ईयर डिजीज दे अंदर की होंदा गा, जो बाजरा दे अंदर जो ग्रीन ईयर डिजीज हैगा वो की करदा गा बच्चे, लीफी अपीयरेंस कोज करदा गा या लीफी अपीयरेंस ऑफ ईयर हो जाता गा। सेकंड आउंदा अर्गट। वो कहता भी अर्गट डिजीज ऑफ बाजरा कोजेज बाई क्लेवीसेप्स। इसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या बच्चे, क्लेवीसेप्स फूसीफॉर्मिस, आइदा कोजल ऑर्गेनिज्म हैगा। ठीक है जी। तो क्लेवीसेप्स फूसीफॉर्मिस। हुण आ जिहड़ा क्लेवीसेप्स फूसीफॉर्मिस है अर्गट डिजीज कोज करदा बाजरा दे अंदर, और इस क्लेवीसेप्स फूसीफॉर्मिस के अंदर सिम्पटम्स किदा दे आउंदे। पहला सिम्पटम्स आउंदागा ग्रीनी अपने पिंकिश हनी ड्यू लाइक केमिकल बनूगा ईयर दे अंदर, और दूजा की है ईयर दे अंदर जिहड़ा सीड सेटिंग है वो पुअर हो जाऊगा, मतलब सीड सेटिंग नहीं होगा, मतलब अनफर्टिलाइज एग नु अफेक्ट करूगा। कौन करूगा, अर्गट अफेक्ट करूगा। तो ਇਹਦੇ अंदर देखो बच्चे अर्गट वाला कौन सा है, तो की होगा आंसर क्लेवीसेप्स फूसीफॉर्मिस आर अफेक्ट द अनफर्टिलाइज ओवेरी इन बाजरा। हाँ जी अर्शदीप रमन किरण गुड बच्चे, बी आंसर वेरी गुड, अच्छी तैयारी है भाई थोड़ी। ਉਹਦੇ बाद जर्मीनेशंस तो क्वेश्चंस है एपीजियल जर्मीनेशन। ਤੁਸੀਂ बच्चे दो तरह का जर्मीनेशंस पढ़िया होगा। पहला जर्मीनेशन पढ़िया होगा ਤੁਸੀਂ हाइपोजियल जर्मीनेशंस। हाइपोजियल जर्मीनेशंस, हाइपोजियल जर्मीनेशन के अंदर की होता कोटिलेडोन अबव द सॉइल सरफेस, सॉरी कोटिलेडोन रिमेन इन सॉइल, कोटिलेडोन रिमेन इन सॉइल। अगर सॉइल के अंदर रह रहा है कोटिलेडोन तो उन्होंने कहते हाइपोजियल जर्मीनेशन। और फिर है एपीजियल जर्मीनेशन। एपीजियल जर्मीनेशन के अंदर कोटिलेडोन जिहड़ा अबव द सॉइल सरफेस, कोटिलेडोन अबव द सॉइल सरफेस। ठीक है जी। ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ ਕ੍ਰੌਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ एपीजियल ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ एपीजियल जर्मिनेशन आर प्रेजेंट इन मोस्टली खरीफ सीजन क्रॉप एक्सेप्ट पिजन पी, या मोस्टली खरीफ सीजन पल्स क्रॉप एक्सेप्ट पिजन पी। अब वो जो पिजन पी हैगा वो खरीफ सीजन है लेकिन ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ हाइपोजियल जर्मिनेशन ਹੁੰਦਾ है। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ रबी सीजन पल्स क्रॉप ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ हाइपोजियल जर्मिनेशन ਹੁੰਦਾ एक्सेप्ट फ्रेंच बीन। अब जी आप गल करिए भी रबी सीजन के अंदर हाइपोजियल होता है तो ग्राम रबी सीजन हैगा, गार्डन की रबी सीजन है तो इन्होंने दोनों के अंदर हाइपोजियल। फिर ਇਹਦਾ मतलब एपीजियल या तो इस च होगा या इस च। अब कॉर्न आ मेज है, मेज के अंदर नहीं होता। फिर किहदे होंदा एपीजियल जर्मीनेशन, कैस्टर के अंदर। कैस्टर मतलब समझते हो ना बच्चे, आ जिहड़ा कैस्टर जो है आ की हैगा, कैस्टर जो है बच्चे वो हैगा नॉन एडिबल ऑयल सीड क्रॉप। कैस्टर की हैगा नॉन एडिबल, नॉन एडिबल ऑयल सीड क्रॉप हैगा।
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ एपीजियल जर्मीनेशन ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਥਾਈਲਿਨ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਓਵਰਕਮ ਸੀਡ ਡੋਰਮੈਂਸੀ, which of the following is used as a precursor of synthesis of इथाइलिन। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਥਾਈਲਿਨ ਸੀਡ ਡੋਰਮੈਂਸੀ ਓਵਰਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਥਾਈਲਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੀਕਰਸਰਸ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜੋ, इथाइलिन is used to overcome seed dormancy, which of the following is used as a precursor in synthesis of इथाइलिन। अब इथाइलिन ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਗੈਸੀਅਸ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ इथाइलिन ਕੀ ਹੈਗਾ, ਗੈਸੀਅਸ ਹਾਰਮੋਨਸ ਹੈਗਾ। ਟੋਟਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਗਰੋਥ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੈ, ਟੋਟਲ 5 ਪਲਾਂਟ ਗਰੋਥ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੈ, ऑक्जिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। अब 5 चो ओनली ਜਿਹੜਾ इथाइलिन है गैसियस हार्मोन्स हैगा, ठीक है जी। और किस तो बनदा हैगा, मेथियोनिन अमाइनो एसिड तो बनदा हैगा। वो कहंदा भी मेथियोनिन ਜਿਹੜਾ हैगा प्रीकर्सर्स ऑफ इथाइलिन हैगा, ठीक है जी। गुरप्रीत बच्चे गलत, ग्रुप मेथियोनिन इज द प्रीकर्सर्स ऑफ इथाइलिन, ए नहीं हैगा। पवन दा सही हैगा। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, which of the following inorganic substance has great effect on pollen germination and pollen tube growth। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਦੀ ਗਰੋਥ, ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ, which of the following inorganic substance has a great effect on pollen germination and pollen tube growth। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਨ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਦੀ ਗਰੋਥ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੋਲਨ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਦੀ ਗਰੋਥ ਲਈ ਕੌਣ ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ, ਬੋਰੋਨ। जिंक ਕਾਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ऑक्जिन ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਲਈ। ऑक्जिन ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ, जिंक। ਮੋਲੀਬਡੇਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨਸ, ਤਾਂ ਮੋਲੀਬਡੇਨਮ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨੋਡੂਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਨੋਡੂਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨਸ। और कॉपर जेड़ा हैगा मेल फ्लावर इंड्यूस करदा हैगा, की करदा हैगा बच्चे, मेल फ्लावर इंड्यूस करदा हैगा। और या कॉपर जेड़ा एंजाइम दे अंदर प्रेजेंट होंदा हैगा, तो कहंदा भी कॉपर आर प्रेजेंट इन एंजाइम एंड इंड्यूस द मेल फ्लावर इन प्लांट। जिंक एसेंशियल फॉर ऑक्सिन सिंथेसिस, बोरोन आर एसेंशियल फॉर पोलन ट्यूब ग्रोथ एंड पोलन जर्मिनेशंस। और मोलिब्डेनम की करदा बच्चे, नाइट्रोजन फिक्सन एंड नोड्यूल फॉर्मेशंस करूंगा। तो क्लियर होया, ठीक है जी। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਮਸਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੈਨ ਬੀ ਅਵੋਇਡ ਇਨ ਵਿਚ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਫਲਾਵਰਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਫਲਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਮਸਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਇਮਸਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸੀਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਦਾ ਜੋ ਐਮਸੀਕਿਊ ਰਹੂਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਸੀਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਤਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸੀਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਦੋ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂਅਲ ਮੈਥਡ ਆਫ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸੀਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਜੋ ਮੈਨੂਅਲ ਮੈਥਡ ਆਫ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸੀਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸੀਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹ 3 ਸਟੈਪਸ ਚ ਹੋਊਗਾ। पहला स्टेप्स इमस्कुलेशंस, दूसरा स्टेप्स बेगिंग और तीसरा स्टेप्स क्रॉसिंग। जो इमस्कुलेशन, बेगिंग एंड क्रॉसिंग तो जो हाइब्रिड बनता है उन्होंने कहते हैं मैनुअल मेथड या हैंड पॉलिनेशन ऑफ हाइब्रिड सीड प्रोडक्शंस। दूसरा होता है मैकेनिज्म ऑफ हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, जिसे मेल स्टरलिटी तो हाइब्रिड बनता है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी तो हाइब्रिड बनता है और गाइनोसियस लाइन तो हाइब्रिड बनता है। आ जेड़ा मेल स्टरलिटी, गाइनोसियस लाइन और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी मैकेनिज्म ऑफ हाइब्रिड सीड प्रोडक्शंस है। और जो इमस्कुलेशंस, बेगिंग एंड क्रॉसिंग वो मैनुअल मेथड ऑफ हाइब्रिड सीड प्रोडक्शंस है। पहला वो कहंदा भी इमस्कुलेशंस की होंदा हैगा, तो कहंदा भी इमस्कुलेशंस मींस रिमूव द एंथर, ठीक है जी। इमस्कुलेशंस का मतलब की होंदा बच्चे, तो इमस्कुलेशंस मींस रिमूव द एंथर, तो रिमूव द एंथर कादे वास्ते रिमूव करना है, रिमूव द एंथर टू प्रिवेंटिंग द सेल पॉलिनेशन। सेल पॉलिनेशन ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਮਸਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਮਸਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਆਰ ਮੋਰ ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨ ਸੈਲ ਪੋਲੀਨੇਟਡ ਕ੍ਰੌਪ ਦੈਨ क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप एंड ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। इमस्कुलेशंस किता तीना क्रॉप च ही जांदा बच्चे। अगर थोड़े तो पूछा भी इमस्कुलेशन किस च करते हैं, तो सेल्फ च भी करते हैं, क्रॉस च भी करते हैं
और ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप च भी करते हैं। लेकिन अगर थोड़े पूछा जाए इमस्कुलेशंस आर मोर इसेंशियल इन भी सब तो ज्यादा इसेंशियल की देता सेल पॉलिनेटेड क्रॉप ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਮਸਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। अब ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਮੇਫੇਰੋਡਾਈਟ ਤਾਂ ਹਰਮੇਫੇਰੋਡਾਈਟ ਜੋ ਫਲਾਵਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇਮਸਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰਮੇਫੇਰੋਡਾਈਟ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਮਸਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ मतलब आता नहीं होगा। ਜਦੋਂ आ नहीं होगा तो फिर ऑल ऑफ दीज भी नहीं। इस दोनों तो कोई एक आंसर होगा थोड़ा ठीक है जी। अब इमस्कुलेशन की कर रहा है सेल्फिंग ਨੂੰ रोक रहा है मतलब इमस्कुलेशन कादे वास्ते करना ਅਸੀਂ टारगेटेड क्रॉसिंग वास्ते करना यानी जो नॉन क्रॉसिंग है ਉਹਦੇ ਲਈ इमस्कुलेशन ਕਰਦੇ नॉन क्रॉसिंग ਦਾ मतलब हाइब्रिड बनाने वास्ते करना। अब ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ प्रोटेंडरस फ्लावर मतलब ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ प्रोटेंडरस फ्लावर ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ मेल मैच्योर फर्स्ट ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ मेल मैच्योर फर्स्ट हो ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ प्रोटेंडरस फ्लावर। फिर ਹੈਗਾ प्रोटोगाइनियस फ्लावर फीमेल मैच्योर फर्स्ट। अगर फीमेल पहला मैच्योर हो रहा है तो उन्होंने कहते प्रोटोगाइनस फ्लावर। अब थोड़े तो पूछा गया भी किस फ्लावर दे अंदर इमस्कुलेशंस दी जरूरत नहीं है जिसके अंदर मेल पहला मैच्योर हो रहा है उससे या जिससे फीमेल पहला मैच्योर है उससे। तो जिस फ्लावर दे अंदर फीमेल पहला क्योंकि देखो इमस्कुलेशन दे अंदर की है भी पोलन दी एंट्री नु कंट्रोल किया जा रहा है। अब इतने बच्चे फीमेल पहला मैच्योर हो रहा है जिस फ्लावर दे अंदर प्रोटोगाइनी होगी उससे फीमेल पहला मैच्योर होगा मेल बाद च मैच्योर होगा। ਜਦੋਂ मेल बाद च मैच्योर हो रहा तो ਜਦੋਂ तक मेल मतलब पोलन अवेलेबल होगा इट सेल्फ दा यानी अपना पोलन अवेलेबल होगा उदों तक वो प्लांट की हैगा क्रॉसिंग कर चुका होगा तो ਉਹਦੇ अंदर फिर आप दा पोलन ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ क्रॉसिंग नहीं यानी सेल्फिंग नहीं कर पाऊगा। और प्रोटेंडरी दे अंदर की मेल पहला मैच्योर हो रहा है अगर मेल पहला मैच्योर होगा ਉਹਦੇ बाद फीमेल मैच्योर होगा तो हो सकता है ਉਹਦੇ अंदर सेल्फिंग हो जाए। लेकिन प्रोटोगाइनस फ्लावर दे अंदर फीमेल पहला मैच्योर हो रहा है जिस फ्लावर दे अंदर फीमेल पहला मैच्योर होगा उससे सेल्फिंग दे चांसेस नहीं है तो ਇਹਦਾ मतलब फिर की दे अंदर सानू इमस्कुलेशन नहीं करना पड़ेगा। तो सानू जो प्रोटोगाइनस फ्लावर है ਉਹਦੇ अंदर विदाउट इमस्कुलेशंस भी काम चल जाऊगा। ਉਹਦੇ बाद नेक्स्ट है ए पॉलीप्लॉइडी डेवलप थ्रू हाइब्रिडाइजेशंस बिटवीन टू और मोर स्पीसीज। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਪ ਪੋਲੀਪਲੋਇਡੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਪ ਦਾ ਪੋਲੀਪਲੋਇਡੀ ਹੈ ਜੋ ਮੋਰ ਔਰ ਟੂ ਔਰ ਮੋਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਊਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪੋਲੀਪਲੋਇਡੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪੋਲੀਪਲੋਇਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੋਰ ਦੈਨ 2 नंबर ऑफ जीनोम। अगर मोर देन 2 नंबर ऑफ जीनोम है तो पॉलीप्लॉइडी हैगा ठीक है। अगर वो मोर देन 2 नंबर ऑफ जीनोम बिलोंग टू सेम स्पीसीज अगर सेम स्पीसीज तो बिलोंग कर रहे तो ऑटो पॉलीप्लॉइडी है। अगर वो बिलोंग्स टू डिफरेंट स्पीसीज कर रहे तो की हैगा एलो पॉलीप्लॉइडी है। क्लियर की हैगा एलो पॉलीप्लॉइडी। अब साढ़े तो पूछा हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन 2 और मोर स्पीसीज यानी 2 और 2 तो ज्यादा डिफरेंट स्पीसीज से क्रॉस किया जा रहा है। अब डिफरेंट स्पीसीज से क्रॉस किया जा रहा है तो कितना दा पॉलीप्लॉइडी हैगा एलो पॉलीप्लॉइडी है। अगर सेम क्रॉस किया जाता था ऑटो पॉलीप्लॉइडी होना। अगर मैं सिंपल होर बोला जो डिस्टेंस क्रॉस होंगे यानी क्रॉसिंग बिटवीन डिफरेंट क्रॉस सॉरी डिफरेंट स्पीसीज और डिफरेंट जेंडरा उन्होंने डिस्टेंस क्रॉस कहते हैं। जिन्ने भी डिस्टेंस क्रॉस है अब केड़े डिस्टेंस क्रॉस है ना सुन लो बच्चे अपने नेपियर बाजरा न्यू वर्ल्ड कॉटन वारा लक्ष्मी उसके बाद ब्रासिका केरिनाटा ब्रासिका अपने जूनसिया ब्रासिका नेपस और नोबल केन आ सारे की है इंटर स्पेसिफिक क्रॉस है। उसके बाद इंटरजेनरी क्रॉस अब इंटरजेनरी क्रॉस केड़े है इंटरजेनरी क्रॉस दे अंदर हैगा ट्रिटिकेल और कल्टीवेटेड व्हीट यानी ट्रिटिकम एस्टिवम। ता जेडे इंटरजेनरी क्रॉस होंदे है या जो इंटर स्पेसिफिक क्रॉस होंदे अब इंटर स्पेसिफिक एक होर ऐड करांगे सी टोबैको जो कल्टीवेटेड टोबैको हैगा जिन्हों देसी टोबैको और बलायती टोबैको कहंदे वो भी की हैगा इंटर स्पेसिफिक क्रॉस है। तो जो प्लांट इंटर स्पेसिफिक होगा या जो प्लांट इंट्रा जेनरिक होगा उन्हां दे अंदर एलो पॉलीप्लॉइडी प्रेजेंट होगी क्योंकि इंटर स्पेसिफिक और इंटर जेनरिक के अंदर की हो रहा है बच्चे क्रॉसिंग बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज या क्रॉसिंग बिटवीन टू डिफरेंट जेंडरा हो रहा है। जो क्रॉसिंग बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज या जेंडरा होगा तो जो मोर देन 2 नंबर ऑफ जीनोम है वो बिलोंग्स टू डिफरेंट स्पीसीज होगा
ਜਦੋਂ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਐਲੋਪੋਲੀਪਲੋਇਡੀ। ਔਰ ਅਨਿਊਪਲੋਇਡੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ? ਅਨਿਊਪਲੋਇਡੀ ਹੁੰਦਾਗਾ 2n ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਫਿਊ। ਅਗਰ 2n ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਫਿਊ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਿਊਪਲੋਇਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ? ਅਨਿਊਪਲੋਇਡੀ। अब 2n ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਫਿਊ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੇ ਅਨਿਊਪਲੋਇਡੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਨਿਊਪਲੋਇਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? तो कहना अनयूप्लॉइडी मींस 2n प्लस माइनस फ्यू। अब की होगा 2n प्लस माइनस फ्यू का मतलब या तो 2n माइनस 1 होगा, 2n प्लस 1 होगा, या 2n माइनस 2 होगा, 2n प्लस 2 होगा, या 2n माइनस 1 होगा और 2n प्लस 1 होगा। वो कहता भी अनयूप्लॉइडी डिफरेंट टाइप की है। अगर 2n माइनस 2 हो रहा या माइनस 1 हो रहा ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਨੋਸੋਮਿਕ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ? ਮੋਨੋਸੋਮਿਕ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟ੍ਰਾਈਸੋਮਿਕ। 2n plus 1 ट्राइसोमिक, नलीसोमिक, नलीसोमिक, टेट्रासोमिक। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ? टेट्रासोमिक। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ डबल मोनोसोमिक, डबल मोनोसोमिक। और अगर +1 है तो इन्हें कहते हैं डबल ट्राइसोमिक। ता होती है अनयूप्लॉइडी 2n प्लस माइनस फ्यू। अगर डिफरेंट स्पीसीज तो आ रहा था एलोपोलिप्लॉइडी, और एलोपोलिप्लॉइडी किस चे होती है? डिस्टेंस क्रॉस चे होती है। अगर सेम स्पीसीज तो आ रहे हैं तो सेम स्पीसीज तो अगर आ रहा था ऑटोपोलिप्लॉइडी। क्लियर बच्चे? और बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following bacteria is associated with the seed gall nematode responsible for ear cockle of wheat। वो कहता भी केड़ा बैक्टीरिया है जो सीड गाल नीमेटोड, सीड गाल नीमेटोड केड़ा बच्चे? अंगूनिया ट्रीटिसी। वो कहता भी अंगूनिया ट्रीटिसी जो कि ईयर कोकल कोज करता है वीट दे अंदर, इस ईयर कोकल दे नाल केड़ा बैक्टीरिया जो है एसोसिएशन च रहिंदा, आप पूछना चाह रहे तो अंगूनिया ट्रीटिसी। तो जेड़ा अंगूनिया ट्रीटिसी है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ बैक्टीरिया जो कोलोबरेशन च रहिंदा बच्चे ਉਹ ਰਹਿੰਦਾਗਾ क्लेवीबैक्टर ट्रीटिसी। आ ਜਿਹੜਾ क्लेवीबैक्टर ट्रीटिसी है ਇਹਨੂੰ कोरनी बैक्टीरियम भी कहते हैं। आ कोरनी बैक्टीरियम और अंगूनिया ट्रीटिसी दोनों मिलके वीट दे अंदर एक डिजीज कोज करते जिसका नाम हैगा टुंडू डिजीज ऑफ वीट। केड़ा डिजीज कोज करते बच्चे? टुंडू डिजीज ऑफ वीट कोजेज बाई क्लेवीबैक्टर या कोरनी बैक्टीरियम और अंगूनिया ट्रीटिसी। जेड़ा क्लेवीबैक्टर हैगा आ डिजीज कोज करूगा। क्लेवीबैक्टर तक बच्चे प्राइमरी पैथोजन है जो टुंडू डिजीज कोज करूगा, लेकिन अंगूनिया ट्रीटिसी टुंडू डिजीज कोज नहीं करता। अंगूनिया ट्रीटिसी की करूगा? क्लेवीबैक्टर जो बैक्टीरिया है ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂਗਾ। यानी क्लेवीबैक्टर या बैक्टीरिया causes the disease and nematode providing the channel या help in the infection। या तो चैनल प्रोवाइड करूगा एंट्री ਲਈ इन्फेक्शंस ਲਈ या इन्फेक्शंस करवाऊगा। अंगूनिया ट्रीटिसी ने की करना हैगा? हेल्प इन इन्फेक्शन करना हैगा, और क्लेवीबैक्टर ने की करना है? डिजीज कोज करना है। थोड़े तो पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद द सीड गाल नीमेटोड अंगूनिया ट्रीटिसी रिस्पोंसिबल फॉर ईयर कोकल ऑफ व्हीट। वो कहता भी अंगूनिया ट्रीटिसी व्हीट दे अंदर ईयर कोकल डिजीज कोज करता है। वो कहता इस बैक्टीरिया दे नाल सॉरी इस नीमेटोड नाल कौन एसोसिएशन च रहंदा है? तो क्लेवीबैक्टर ट्रीटिसी एसोसिएशन च रहंदा है, जो की खोज करता है बच्चे? टुंडू डिजीज ऑफ व्हीट खोज करता है। टुंडू डिजीज। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो, एज पर इंडियन मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन। तो सीड सर्टिफिकेशन तो भाई क्वेश्चन आ सकता है। एडीओ 2020 के अंदर भी सीड सर्टिफिकेशन तो क्वेश्चन पूछा गया सी, इस तो भी पूछा जा सकता। सीड सर्टिफिकेशन के अंदर की पूछा जाता? पहला तो ध्यान रखना है, सीड सर्टिफिकेशन च पूछूगा वीड सीड किने अलाउ, ऑब्जेक्शनेबल वीड सीड किने अलाउ, अदर सीड किने अलाउ। अगर वीड सीड पूछा जाता तो 10 सीड पर केजी फॉर
फाउंडेशंस एंड 20 सीड पर केजी फॉर सर्टिफाइड। जिवें एडीओ 2020 च क्वेश्चन आया भी राइस सीड दा सीड सर्टिफिकेशंस लेना है, राइस सीड दा की लेना है, सीड सर्टिफिकेशन लेना, सर्टिफाइड सीड दा। तो वीड सीड दसो किन्ने अलाउ आ पूछा गया सी। तो अगर थोड़े तो वीड सीड पूछा जाता तो 10 सीड फॉर फाउंडेशन, 20 फॉर सर्टिफाइड। अगर थोड़े तो पूछा जाए अदर क्रॉप सीड तो 10 सीड फॉर फाउंडेशन, 20 फॉर अदर सीड। उस तरह अगर थोड़े तो पूछा जाता है अपने ऑब्जेक्शनेबल वीड सीड तो 2 फॉर फाउंडेशन, 5 फॉर अदर। अब इतने साडे तो पूछा गया है भी वो कहता भी अकॉर्डिंग टू इंडियन या एज पर इंडियन सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स द मिनिमम, आ मिस्टेक हैगा बच्चे, मिनिमम परमिसिबल अफेक्टेड हेड बाय लूज समट ऑफ व्हीट फॉर फाउंडेशन क्लास ऑफ सीड सेल भी। वो कहता भी फाउंडेशन सीड बनाना हैगा, केड़ा बनाना है बच्चे, या फाउंडेशन सीड का सर्टिफिकेशन लेना हैगा तो ये लिए लूज समट कितना अलाउ है। तो लूज समट फॉर फाउंडेशन सीड कितना अलाउ होंगे बच्चे 0.1%। और अगर इत्थे आ जाता सर्टिफाइड तो सर्टिफाइड ਲਈ होना सीगा 0.5%। कितना होना सीगा 0.5%। अब साडे तो किदा पूछा फाउंडेशन सीड का पूछा तो कितना, और अगर थोड़े तो पूछता सर्टिफाइड सीड का तो फिर कितना बचे। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर एज ऑब्जेक्शनेबल वीड इन लुरसन। लुरसन मतलब रिजका या अल्फा अल्फा। वो कहना भी अल्फा अल्फा या लुरसन दा ऑब्जेक्शनेबल वीड दसो मेडी कागो स्टाइवा दा, मेडी कागो स्टाइवा। वो कहना भी ਇਹਦਾ ऑब्जेक्शनेबल वीड दसो। पहली गल तो बच्चे ऑब्जेक्शनेबल वीड होता की है, तो ऑब्जेक्शनेबल वीड वो वीड है जिन्हों तुसी सेपरेट नहीं कर पाते। अगर तुसी कोई भी वीड सीड ਨੂੰ सेपरेट नहीं कर पा रहे, वो कहता वीड सीड आर नॉट सेपरेटेड फ्रॉम क्रॉप सीड। अगर वीड सीड ਨੂੰ क्रॉप सीड तो सेपरेट नहीं कर पा रहे तो ऑब्जेक्शनेबल वीड हैगा। थोड़े तो पूछा कि भी ऑब्जेक्शनेबल वीड ऑफ की दसो लुरसन दसो। तो देखो बच्चे केड़े केड़े है। पहला हैगा आर्जीमोन मैक्सिकाना जिन्हों कहते सत्यानासी। आर्जीमोन मैक्सिकाना जिहड़ा हैगा ऑब्जेक्शनेबल वीड ऑफ मस्टर्ड है। तो पहला तो हैगा मस्टर्ड दा, फिर हैगा दूजा चिंकोरियम इंटीबस, आ हैगा बच्चे बरसीम दा, किदा ऑब्जेक्शनेबल वीड हैगा। फिर हैगा कस्कूटा, कस्कूटा टोटल रूट पैरासाइट हैगा, केड़ा हैगा टोटल रूट पैरासाइट, सॉरी टोटल स्टेम पैरासाइट हैगा, सॉरी बच्चे टोटल स्टेम पैरासाइट हैगा। तो टोटल स्टेम पैरासाइट हैगा, ठीक है जी। ਉਹਦੇ बाद बच गया मेली लोटस, ठीक है। आ मेली लोटस कादा हैगा लुरसन दा, तो ਇਹਦਾ मतलब साडा आंसर की होगा, ठीक है जी। ਉਹਦੇ बाद नेक्स्ट देखो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीड साइंस किथे हैगा भी, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीड साइंस यूपी के अंदर हैगा मऊ, मऊ यूपी। तो मऊ यूपी के अंदर है। फिर नई दिल्ली के अंदर सीड तो रिलेटेड की हैगा, नई दिल्ली के अंदर NBPGR, ठीक है जी, की हैगा NBPGR। और कालिंपोंग के अंदर की हैगा सीड ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है। कालिंपोंग आ भी यूपी च है लेकिन इतने की हैगा सीड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैगा। तो इतो ट्रेनिंग तो सीड के अंदर ट्रेनिंग तो रिलेटेड इंस्टीट्यूट कालिंपोंग यूपी के अंदर हैगा, मऊ के अंदर इंडियन सीड इंस्टीट्यूट ऑफ सीड हैगा, नई दिल्ली के अंदर NBPGR और शिमला के अंदर की हैगा भाई, तो शिमला के अंदर हैगा सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कुफरी शिमला, CPCRI, सॉरी CPRI, तो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कुफरी शिमला। उसके बाद नेक्स्ट हैगा इंटरनेशनल सीड एसोसिएशन, सॉरी इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन ISTA। आ जिहड़ा इंटरनेशनल सीड एसोसिएशन है 1924 के अंदर इस्टेबलिश हुई जूरिच स्विट्जरलैंड, किथे हुई स्विट्जरलैंड, ठीक है जी।
ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਈਸਟਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਈਸਟਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ੂਰਿਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੱਚੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਗ੍ਰੇਵਲ ਟੈਸਟ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸੀਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਟੈਸਟ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਸੀਡ ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਟੈਸਟ, ਸੀਡ ਵਿਗਰ ਟੈਸਟ, ਸੀਡ ਹੈਲਥ ਟੈਸਟ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਪਿਓਰਿਟੀ ਟੈਸਟ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਰ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਗ੍ਰੇਵਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਹਿਲਟਨਰ ਟੈਸਟ, ਹਿਲਟਨਰ ਟੈਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਹਿਲਟਨਰ ਟੈਸਟ। अब ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰਿਕਸ ਗ੍ਰੇਵਲ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿजीज ਤੋਂ ਅਫੈਕਟਡ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸੀਡ ਹੈਗਾ, तो सीड ਨੂੰ ग्रो करके ਉੱਤੇ ਸਮੋਲ ਕੰਕਰਸ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਜੋ ਹੈਲਦੀ ਸੀਡਲਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕੰਕਰ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਗ੍ਰੇਵਲਸ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਔਰ ਹੈਲਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਕੜੀ ਹੋਗੀ, ਔਰ ਤਕੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਗਰ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਿਲਟਨਰ ਟੈਸਟ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੀਡਲਿੰਗ ਵਿਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਰ ਜਾਂ ਸੌਰੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਗ੍ਰੇਵਲ ਜਾਂ ਹਿਲਟਨਰ ਟੈਸਟ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੀਡਲਿੰਗ ਵਿਗਰਨੈਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬੇਸਿਕ एंड जेनेटिक सॉरी गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर इन ट्रिटिकम एस्टिवा। कल्टीवेटेड व्हीट दा पूछा। अब कल्टीवेटेड व्हीट दा क्रोमोसोम नंबर होंदा बच्चे 2n42 कितना होंदागा। अब थोड़े तो की पूछेगा बेसिक क्रोमोसोम। अब बेसिक क्रोमोसोम बच्चे x तो लिखा जाता है और जो मोनोप्लॉइड है वो भी x तो लिखा जाता है। तो x कितना है और दूजा पूछा n कितना हैगा। ठीक है जी, आ पूछा तो सॉरी थोड़े तो पूछे गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर और बेसिक क्रोमोसोम नंबर। तो जो गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर होगा वो तो 21 होगा, क्योंकि गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर जो हाफ ऑफ डिप्लॉइड होता है, सॉरी हाफ ऑफ डिप्लॉइड नु गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर कहते हैं या उन्हें हैप्लॉइड कहते हैं। और दूजा एक्स जो इहदा 7 होगा, क्यों, क्योंकि व्हीट जो हैगा 2n = 6x = 42। तो जो एक्स कितना आया फिर बच्चे 7 और n कितना आया बच्चे 21। तो देखो केड़ा हैगा, तो गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर और बेसिक क्रोमोसोम नंबर। ठीक है जी, आ हैगा यानी 7 जेड़ा ओदा बेसिक क्रोमोसोम नंबर हैगा और 21 जो ओदा गैमेटिक या हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर है, गैमेटिक या हैप्लॉइड है। हाँ अगर इतने आ जाता डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर फिर डिप्लॉइड च आ हो जाना सी, लेकिन अगले ने साडे तो गैमेटिक या हैप्लॉइड पूछे। तो n = 7 सॉरी 21 x = 7। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पेसिफिकेशंस फॉर द साइज एंड कलर ऑफ ब्रीडर सीड या टैग इन इंडिया। जो ब्रीडर सीड है ਉਹਦੇ टैग ਦਾ साइज कितना ਹੁੰਦਾ, कलर कितना ਹੁੰਦਾ, ਆ ਪੁੱਛਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ डिफरेंट टाइप ਦੇ सीड ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ब्रीडर सीड ਹੈਗਾ, ब्रीडर सीड ਦੇ ਜਿਹੜਾ टैग ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦਾ 골ਡਨ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦਾ। ਕਿਦਾਂ ਦਾ, 골ਡਨ ਯੈਲੋ। और आ गोल्डन येलो कलर का जिहड़ा इहदा साइज होंदा 12 × 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर नेक्स्ट होंदा है फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड का जो कलर टैग होंदा वो होंदा बच्चे वाइट और उसका साइज होंदा है 15 × 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उस तरह सर्टिफाइड सीड का जिहड़ा कलर टैग होंदा बच्चे वो होंदा ब्लू और उसका साइज भी कितना होंदा है 15 × 7.5 सेंटीमीटर होंदा है। ठीक है बच्चे, क्लियर है इथों तक। तो थोड़े तो पूछेगा भी ब्रीडर सीड का स्टैंडर्ड तेरा दसो केड़ा, तो आता हो गया केड़ा, आता हो गया उसका साइज और आ गया उसका कलर। ठीक है जी। अब जी इतने पढ़े 15 × 7.5 वाइट, ताता हो गया फाउंडेशन का, किदा हो गया फाउंडेशन का, और आ कोई स्पेसिफिकेशंस दोनों है नहीं गए। क्लियर। उसके बाद लास्ट है बायोलॉजिकल टेस्ट ऑफ सीड वाइबिलिटी। तो लास्ट क्वेश्चन सीड वाइबिलिटी ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਟੈਸਟ ਜਾਂ क्विक वाइबिलिटी टेस्ट या TZ टेस्ट किया जाता है। ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ टेट्राजोलियम। इस टेट्राजोलियम ਦੇ ਅੰਦਰ दो केमिकल यूज ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ 2,3,5 ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम
क्लोराइड, ठीक है जी। और या किया जाता है 235 ट्राईफिनाइल टेट्राजोडियम ब्रोमाइड। जो ब्रोमाइड केमिकल यूज करांगे तो बन जूगा अपने गोडेक्स टेस्ट। केड़ा टेस्ट बन जूगा? गोडेक्स टेस्ट, ठीक है जी। जिवें या केमिकल ट्रीटमेंट देवांगे तो जिहड़ा बाइबल सीड है वो की हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। यानी जिहदे उत्ते पिंक कलर आ रहा है वो रेड टू पिंक आउंदा है। अगर रेड टू पिंक कलर आ रहा है तो की हैगा? वाइबल हैगा। और जिहदे अंदर कोई स्टेनिंग नहीं आ रही तो की हैगा? नॉन वाइबल है। अब बच्चे के केमिकल रिएक्शंस है जिहदे अंदर थोड़े तो कुछ एंजाइम्स, तो टेट्राजोलियम टेस्ट के अंदर जिहड़ा एंजाइम है वो हैगा डीहाइड्रोजिनेज। तो कहता टेट्राजोलियम टेस्ट का एंजाइम दसो, तो डीहाइड्रोजिनेज। तो डीहाइड्रोजिनेज किया जाता है। फिर थोड़े तो पूछो एंड प्रोडक्ट ऑफ टेट्राजोलियम दसो, तो फोर्माजोन जो है एंड प्रोडक्ट ऑफ टेट्राजोलियम होगा। क्लीयर इथों तक? तो आ सीगे साडे बच्चे सीड तो रिलेटेड MCQ। कल दी क्लास दे अंदर असी सीड प्रोडक्शंस तो रिलेटेड MCQ पढ़ांगे, ठीक है बच्चे। थैंक यू बच्चे।